नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको कि दुनिया भर में कौन सी खबरें खास रही और इसके साथ साथ क्या कुछ खास रहेगा। ये सारी जानकारी जो है ये आपको हम देंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कला क्षेत्र की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, उस लिहाज से क्या कुछ ठीक चल रहा है, क्या कुछ बेहतर चल रहा है, ये तमाम जानकारी आपको हम देंगे अगले 1 घंटे के दौरान। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के तिरुपति जाने के फैसले पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नाराजगी की व्यक्त। भाजपा ने भी साधा निशाना। मामले की जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन। रियासी बस आतंकी हमले की जांच कर रही एनआई का जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापा। 9 जून को हुए हमले में 9 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित। अमित शाह, राहुल गांधी सहित बसपा नेता मायावती भी उतरी मैदान में। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के रिक्त पद पर होगा चुनाव। मेयर शैली ओबरॉय ने उपराज्यपाल के आदेश को बताया अवैध। कहा सदन की बैठक में हस्तक्षेप का नहीं है अधिकार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी। एबीवीपी और एनसीयूआई के बीच कड़ा मुकाबला, लेकिन आज नहीं होगी मतों की गिनती। और भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से शुरू। भारत का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। आकाशदीप ने चटकाए शुरुआती विकेट। और आइए सबसे पहले बात करते हैं तिरुमाला के प्रसादम विवाद को लेकर। दरअसल तिरुपति में लड्डू विवाद जारी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान लड्डू में जानवरों की चर्बी की मिलावट के आरोप के बाद जगनमोहन रेड्डी आज तिरुपति मंदिर का दौरा करेंगे। रेड्डी का तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने का कार्यक्रम है। कुछ संगठनों द्वारा जगनमोहन रेड्डी को टीटीडी के नियमों के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही तिरुमाला में प्रवेश देने की मांग की गई है। जगनमोहन रेड्डी के तिरुमाला दौरे के मद्देनजर राज्य में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल मिलाने का आरोप लगाया था। और वहीं भाजपा नेता माधवीलता भी आज तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधा। माधवीलता ने सवाल किया कि जब रेड्डी ने 18 बार अपवित्र घी को वापस किया तो उन्होंने 18 बार तिरुमाला मंदिर की चढ़ाई क्यों नहीं की। साथ ही सवाल किया कि उन्होंने मंदिर के लिए गौशाला क्यों नहीं बनाई जिससे प्रसाद के लिए शुद्ध घी मिल पाता। जगनमोहन रेड्डी द्वारा 28 सितंबर को क्षमा अनुष्ठान का ऐलान किया गया है। भी आना चाह रहे हैं, उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। हम बस उनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, जगनमोहन जी, जब 18 बार आपने अपवित्र घी को वापस किया है तो अब 18 बार क्यों नहीं चढ़े तिरुमला? 18 बार आप हमारे सामने चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे पत्र लेकर क्यों नहीं आए? जिसने अंडरटेकिंग का, एंडोमेंट का रूल निकाल दिया आपका चाचा, आप तब चुप बैठे थे। आज उस अंडरटेकिंग पे साइन करने का मतलब क्या है? तो लगातार कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। वहां बात अगर कर्नाटका की जाए तो कर्नाटका सरकार द्वारा राज्य में सीबीआई द्वारा आवश्यक सामान्य सहमति वापस लेने पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कई मामलों में कई राज्यों ने सीबीआई जांच की अनुमति दी है, जबकि वहीं कुछ राज्यों ने अपने यहाँ सीबीआई को प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। हमारे राज्य में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी कई बार सीबीआई हमारे राज्य में बिना अनुमति के जांच के लिए आई है, जो कि सही नहीं है। और वहीं आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक के मुरा घोटाले को लेकर कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जमकर निशाना साधा है। पूनावाला ने कहा कि मुरा घोटाले को लेकर कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है उससे साफ हो चला है कि कांग्रेस एक प्रोफेशनली भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया
पहले चोरी और उसके बाद सीना तोड़ी। फर्स्ट टू अर्थ एंड आफ्टर दैट यू आर ब्रेजन अबाउट इट। यही एटीट्यूड और अप्रोच बन चुका है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में भी और पूरे देश में भी करप्शन के प्रति। और यही एटीट्यूड और अप्रोच है सीएम सिद्धरामैया का भी, जब से मुड़ा स्कैम में उनकी जो कन्फ्यूजन और संलिप्तता है वो पाई गई। तो कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार मुरा स्कैम पर चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जो बात बात पर संविधान का नारा लगाती है, लेकिन जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए तो वह जांच एजेंसी सीबीआई को कार्रवाई से रोक रही है। कोर्ट ने कहा है कि ये मूडा स्कैम जो सिद्धरामैया जी के फैमिली ने लैंड हड़पा है उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब कोर्ट ने कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कांग्रेस डर गया है। और कांग्रेस वो जो राहुल गांधी के कांग्रेस जो हर इस पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और लॉ के बारे में बात करते हैं, आज ऐसे डर गए हैं कि उन्होंने सीबीआई को प्रोसिक्यूशन देने का सैंक्शन से उन्होंने इनकार कर दिया है। एक तरह के जैसे माफिया जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रोकने के लिए कैबिनेट में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो सवाल हैं उन पे घिरती नजर आ रही है कर्नाटक सरकार। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शुभा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेंगलुरु से। शुभा, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हम अब देख पा रहे हैं जो सीबीआई है उसको अनुमति नहीं दी जा रही है, अलग अलग दलील दी जा रही हैं। ऐसे में क्या माना जाए, जो सच है वो सामने ना आ पाए, इसके लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं? मुकुल, हम देख सकते हैं कर्नाटका में कांग्रेस सरकार जिस तरह से घोटाले में शामिल थे और घोटाले को इन्होंने नहीं किया ऐसे इनका वादा था, लेकिन सिद्धरामैया जी ने पहले कहा था मैं सभी तनिख के लिए, सभी प्रकरण के तनिख के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अब जो कांग्रेस सरकार के घोटाले के बारे में कर्नाटका हाईकोर्ट में न्यायपीठ ने इन्होंने जांच के लिए कहा तो इन्होंने सीबीआई तनिख के लिए बंधन में रखने के लिए कोशिश करे। सीबीआई तो एक इन्वेस्टिगेशन का ऐसा संस्था है जो भारत में कोई भी राज्य में कोई जिला में जो आपराधिक चटवटक होता है इनके साथ इन्होंने न्याय दिलाने के लिए कोशिश के लिए स्वतंत्र से काम करता है। लेकिन कर्नाटका सरकार ने वो स्वतंत्र संस्था को भी अपने हाथ में लेने का कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जिसके लिए पहले एसआईटी का रचन भी किया था। एसआईटी जो होता है स्टेट इन्वेस्टिगेशन काउंसिल होता है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन इन्होंने राज्य भर में जो भी आपराधिक प्रकरण हो इसके लिए इन्होंने अपने लिए जो संस्था रचना की थी। लेकिन एसआईटी में भी तनिखा का प्रकरण सही तरह से डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था और सीबीआई को इसके बारे में लिया तो सीबीआई जांच के लिए तैयार था। कोर्ट से भी बताया गया था कि सीबीआई जांच के लिए तैयार था। लेकिन अभी सीबीआई को बंधन करने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला उठाया है जो कर्नाटक में हम देख सकते हैं। कैबिनेट के मीटिंग के बाद एच.के. पाटिल जी कानून के सचिव है, इन्होंने स्वयं बताया कि कर्नाटका में जो भी प्रकरण हो सकता है, आपराधिक प्रकरण हो सकता है, सारे आपराधिक प्रकरण को सीबीआई जांच करने से पहले कर्नाटक सरकार की जो आदेश को पालना होगा और कर्नाटक सरकार के सामने इस सारे प्रकरण को लाना होगा। लेकिन कर्नाटक सरकार ही अभी आपराधिक चटवटके में है, जो अपराध कर रहे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, इसके सारे जांच के लिए सीबीआई को कैसे दे सकता है? अगर वो स्वतंत्र संस्था को अभी सरकार के हाथ में लिया तो सरकार अपने अधिकारों से इनको जांच करने के लिए तकलीफ तो दे सकते हैं। बिल्कुल शुभा, क्या माना जाए, ना सिर्फ सीएम कर्नाटक जी बिल्कुल, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि हमने देखा है जो राज्य के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने भी आपत्ति इस पर जताई है। और जैसा आप बता रही हैं कि जो कानून सचिव हैं वो भी इस बात का हवाला दे रहे हैं कि सीबीआई की एंट्री नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि कैसे जो सीबीआई की जांच है उससे बचाया जा सकता है सीएम को। सीबीआई से बचने के लिए इन्होंने एसआईटी का रचन किया था। अभी एसआईटी का तनिखा वर्दी तो बाहर नहीं आया है और सीबीआई जांच के लिए इन्होंने परमिशन भी नहीं दे रहा है। कर्नाटका के हाईकोर्ट के सामने भी एक केस आया था और इन्होंने परमिशन दिया था, पर अभी कर्नाटका के कानून सचिव सहित कर्नाटका के मुख्यमंत्री और सारे सचिवों ने कर्नाटक में नई रूल्स बनाया है जो सीबीआई को अभी परमिशन नहीं दे रहा है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कर्नाटका मुख्यमंत्री जो घोटाले में शामिल है ये सारे के सारे सच बाहर आने का जो समय है उसके समय इन्होंने रोकने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसे तो हम सार्वजनिक में देख सकते हैं अभी।
जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं एसआईटी का गठन तो किया जाता है, ये जताने के लिए कि जो सच है वो सामने आएगा, लेकिन असलियत उसकी शायद कुछ और ही है। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि जो सच है वो सामने आए। हाई कोर्ट ने भी इस बारे में अपनी टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद जो सीबीआई है, उसको अनुमति नहीं दी जा रही है कि जो जाँच है वो शुरू की जाए। और कहीं न कहीं अब ना सिर्फ सीएम बल्कि उनके राज्य के गृह मंत्री की बात की जाए, जो और बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया शुभा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता शुभा बता रही थी किस तरीके से कर्नाटका की जो स्थिति है वो नज़र आती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की, जहां पर स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव रोचक दौर में है। देर रात एमसीडी कमिश्नर ने चुनाव के आदेश जारी किए थे। इसके मुताबिक स्थायी समिति की 6ठी सीट का चुनाव कराने के लिए एडिशनल एमसीडी कमिश्नर जितेंद्र यादव को सदन की बैठक का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। ये सीट बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिम दिल्ली सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। एमसीडी कमिश्नर ने अपने आदेश में उपराज्यपाल के निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए चुनाव कराए जाएं। उपराज्यपाल के निर्देशों में पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी शामिल है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको याद होगा कि पार्षदों की तलाशी को लेकर हुए हंगामे के बाद महापौर शैली ओबरॉय ने नगर निगम में स्थायी समिति का चुनाव टाल दिया था और सदन की बैठक 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। हालांकि उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप करते हुए देर रात स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया और एमसीडी कमिश्नर की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। तो एमसीडी स्थायी समिति का जो चुनाव है वो चल रहा है और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि अब जो चुनाव है वो खासतौर से इसमें कई ऐसी सीटें हैं इनको लेकर, जो एक सीट पर फिलहाल जिसका हम कह सकते हैं चुनाव जो चल रहा है। हालांकि जो पार्षदों की संख्या है वो करीब 250 है और उसमें एक जो पार्षद हो रही यानी 249, लेकिन कांग्रेस ने भी इसे दूरी बनाई थी, जिसके बाद करीब 240 पार्षद हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और स्थायी समिति का जो चुनाव है कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब फैसले लेने की बारी आती है तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी का जो रोल है, जो भूमिका है, वो अहम मानी जाती है। और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी इसी प्रयास में जुटी हुई है कि कैसे जो सीट है उसको जीत सकती है। और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, और इसी को लेकर पिछले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो स्थिति थी उसको टालने की कोशिश की गई थी 5 अक्टूबर तक। लेकिन आपको बता दें कि जो दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव को लेकर मेयर हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने जिस तरीके से हमने देखा था कि इसको पहले टालने की बात कही थी, 5 अक्टूबर का उन्होंने इसको लेकर जो समय है वो निश्चित किया था, उसी फैसले को उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद पलट दिया गया है। और इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे अगर जब बात की जा रही है राजधानी दिल्ली की, तो ना सिर्फ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की जो सदस्य हैं इसके चुनाव को लेकर अगर इसमें हम देखते हैं तो करीब जो 9 सीट हैं वो बीजेपी के पास हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी के पास 8 हैं। और फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा जो मेयर हैं शैली ओबरॉय, आइए सुनते हैं। कल रात को जो कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नज़र में पूरी तरह से इलीगल है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मेयर हैं वो राज्यपाल का जिस तरीके से फैसले को पलटा उसको इलीगल बता रही हैं। और आइए आखिर ये जो जंग है, कि जो लड़ाई है, आखिर क्यों है, ये समझते हैं एमसीडी का आखिर क्या महत्व है। आपको बता दें एमसीडी की स्थायी समिति निगम की सबसे पावरफुल बॉडी है। एमसीडी की ओर से अगर जब हम बात करते हैं, सभी अहम परियोजनाओं का प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी ही करती है, इसलिए सभी दल चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव उसके पक्ष में हो। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें से 17 सदस्य चुन लिए गए हैं। इनमें से भाजपा के 9 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हैं। वहीं एमसीडी में 250 पार्षद हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के अंतिम सदस्य का चुनाव करेंगे। 250 में से एक पार्षद इस्तीफा दे चुका है, जिसके चलते एमसीडी सदस्यों की संख्या 249 है। कांग्रेस इस चुनाव से दूरी अपनी बना रही है, इसलिए अब 240 पार्षद ही
वोट डालेंगे, यानी कि 18वें सदस्य का चुनाव जीतने के लिए 121 वोट जो हैं वो निर्णायक होंगे। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी का, जहां पे बीजेपी के दिग्गज मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 40 साल तक कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम कर दिया और आज 1 महीने पहले 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम, अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। तो अमित शाह रेवाड़ी में जनता को यहाँ संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो कहा गया उसको किया, फिर चाहे 1 नेशन 1 रैंक की अगर पेंशन की हम बात करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन का उन्होंने हवाला दिया, अग्निवीर योजना का भी हवाला दिया और कहा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और आइए अब चल लेते हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। करना है ताकि उनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है। तीसरा जो हमारा, पांचवा जो हमारा ये था कि आयुष औषधि केंद्र। अभी हम सभी तरह देखते हैं कि हमारे इंटीग्रेटेड मेडिकल स्टोर तो सभी जगह पे दिखते हैं, लेकिन ऐसा स्पेशली आयुष का औषधि केंद्र कहाँ पर नहीं है कि जहाँ पर आयुष के सभी, उसमें आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इनकी जो भी दवाएं है कि एक ही जगह पर सबको वहाँ पर मिले। तो ये संकल्प भी हमने किया था और जल्द ही उसका भी उद्घाटन भी हम माननीय राष्ट्रपति जी के हाथ से, हमारी जो ऑल इंडिया हमारा जो आया का संस्थान है उसमें हम करने जा रहे हैं। और ये हमको पूरे तहसील लेवल तक, बोल तो ब्लॉक लेवल तक भी ये
आयुर्वेदिक औषधि केंद्र वहाँ होना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर उनको प्रैक्टिस करने में, आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने में सुविधा मिल सके। अभी बहुत सारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर है कि जो दवाइयाँ वो लिखते हैं पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए, तो दवाइयाँ वो गांव में उपलब्ध नहीं होती, जल्दी मिलती नहीं। अगर ये आयुष औषधि केंद्र अगर खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से आयुर्वेद की प्रैक्टिस बढ़ाने में भी इसकी मदद होगी। जो हमने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के जो हमने चालू किए हैं उसमें से 1489 जिसका आयुष्मान मंदिरों का हमने मूल्यांकन भी किया है और जिसमें से 1005 को आयुष प्रवेश स्तर का प्रमाण पत्र भी प्रमाणित किया गया है कि जो हमारे आयुष के छोटे गांवों तक जो सब सेंटर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसे कहते हैं कि जो आयुष के माध्यम से चलाए जाते हैं, आयुष के डॉक्टर इसे चलाते हैं, तो उनका भी हमने यहाँ पर सभी NABH के माध्यम से भी उनका परीक्षण हमने किया, सर्वेक्षण उनका किया कि अच्छी तरह से सेवा उनसे भी लोगों को वहाँ पर मिले। जो बाकी आ गया था हमारा कि हर घर आयुर्वेद, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि ये जो हमारा आयुर्वेद है ये हर घर तक पहुँचना चाहिए। अभी सभी को मालूम होगा कि 2014 के पहले जब एक सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें ऐसा पता सामने आया था कि लगभग 7 से 8% लोग ही आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। लेकिन आप सभी ने कोविड के टाइम में देखा होगा कि हर घर में लोगों ने आयुर्वेद का उपयोग किया। आयुर्वेद के काढ़े होंगे या कोई दवाई होंगी आयुर्वेद की, तो उसका अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी लोगों ने बहुत सारे नुस्खे वहाँ पर अपनाए। और जब 23-24 का जो 22-23 का जो सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें लगभग 95% लोगों ने ये कहा कि वो आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो अभी ये हर घर आयुर्वेद पहुँचाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो है देश का प्रकृति परीक्षण। लगभग इस देश के अभी तो हमने टारगेट वैसा 1 करोड़ का बताया है, लेकिन 5 करोड़ लोगों का परीक्षण आयुर्वेदिक के माध्यम से हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। लगभग इसमें जो हमारे आयुर्वेद में जो हमारे कॉलेज है, हमारे जो टीचर है, प्राचार्य है, स्टूडेंट है, जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर है, ये सभी को साथ में लेके लगभग ये 4-4.25 लाख लोग इसमें काम करने वाले हैं पूरे देश में। और उसको स्वास्थ्य का ऑल इंडिया करके उसके रूप में हम उसको काम करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। आज ही उनका शिविर हमारे दिल्ली में हो रहा है कि लगभग 1000 लोग वहाँ पर पूरे देश से सभी संस्थानों के कॉलेज के लोग आज वहाँ पर आए हुए। वहीं से हम हमारे सेक्रेटरी जी, मैं वहाँ से अभी आप लोगों को पत्रकार परिषद में उपस्थित रहने के लिए यहाँ पर आए। तो इससे जो होगा तो हम लगभग गिनीज बुक के 5 रिकॉर्ड नए हम स्थापित करेंगे। गिनीज बुक को भी इसमें शामिल किया गया है, उनसे भी हमारी सब बात हुई है। और ये प्रकृति परीक्षण सिर्फ हम प्रकृति परीक्षण करने वाले नहीं है, तो हमने एक अच्छा ऐप भी तैयार किया है जिसका भी हम परीक्षण करेंगे प्रकृति के माध्यम से। तो जिस प्रकृति में आते हैं लोग, कोई वात, पित्त, कब्ज, जो हमारी 7 प्रकृतियाँ हैं, उसमें से जो भी प्रकृति में आएंगे तो वो हिसाब से वो ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा और वो ऐप के माध्यम से उनको हर 15 दिन, महीना, 2 महीने में नोटिफिकेशन आते जाएंगे कि ऋतु के जो बदलाव होते हैं कि ऋतु अनुसार उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, ऋतु का इसमें भी ऋतुचर्या जिसे बोलते हैं कि उसका पालन कैसा करना चाहिए, तो उसके नोटिफिकेशन भी वो ऐप के माध्यम से वो सभी के मोबाइल में दिए जाएंगे। उसके बाद में भी हमारा एक संकल्प था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आयुष के शिविर आयोजित करना, जिसका लक्ष्य हमने 10,000 आयुष शिविर लगाने के लिए हमने तय किया था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ये 100 दिन में 10,000 के बजाय 14,692
ऐसे बुजुर्ग लोगों के आयुर्वेदिक के माध्यम से हमने वहाँ पर शिविर लगाए और अच्छी तरह से लोगों ने भी वहाँ पर उसको प्रतिसाद दिया। अभी हम आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुष उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं 6 जगह पे, कि जहाँ उनको हम संस्थानों को 10 करोड़ हमारे मंत्रालय से दे रहे हैं, जिसमें IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, TMC टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, JNU दिल्ली, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, CDRI लखनऊ, ये 6 संस्थानों में भी हमने बनाया। अभी एक 15-20 दिन के पहले मैंने अपने दिल्ली में हमारे जो हमदर्द क्या नाम पहले जामिया हमदर्द में मैंने उसका उद्घाटन किया। बहुत ही अच्छी तरह से वो बन गया है और उससे लोगों को बहुत अच्छी तरह से भी सेवाएं और सुविधाएं वहाँ से मिल रही है। उसके बाद में जो पहले हमारे प्रधानमंत्री ने एक जो बहुत बड़ी लोगों को स्वास्थ्य के लिए मदद करने वाली जो स्कीम लाई थी कि ABPMJY की जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी, पहले उसमें आयुष का समावेश नहीं था, उसमें सिर्फ एलोपैथी के पैकेज थे और उसके ही बेनिफिट लोगों को मिलते थे। तो अभी उसमें आयुष भी शामिल होना चाहिए। आयुष के भी सभी आयुर्वेदिक पैकेज के माध्यम से लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसमें भी लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। उसका भी काम हमने लगभग पूरा किया है, एकदम बिल्कुल अंतिम चरण में अभी भी वो योजना है। जल्द ही हम उसका भी समावेश उसमें हो जाएगा। जो हमारे भारत में हमारे देश में जैसे बड़े बड़े एम्स है, हमारा दिल्ली एम्स हमारे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पर जाके अपने हेल्थ के लिए वहाँ पर जाते हैं, अपने बीमारी के लिए जाते हैं। वैसे ही आयुष का जो हमने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA जो हमने दिल्ली में जो हमने शुरू किया था, अभी उसका 2nd फेज का भी काम पूरा हो गया है उसका। और अभी 9 तारीख को राष्ट्रपति जी के हस्ते अपन किसके आयुर्वेद के दिन, हाँ, आयुर्वेद डे जो मनाया जाता है उस दिन हम उसका भी उद्घाटन वहाँ पर हम करने वाले हैं। कि ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है कि हमने तय किए थे, उससे भी अच्छे काम करने के लिए हमारा पूरा मंत्रालय, हमारे आयुष में काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारीगण सभी ने भी बहुत सारी अच्छी मेहनत, प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे वो 100 दिन में काम पूरे करने के हमारे विभाग के, वो पूरा करने में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। हमारा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला हरियाणा का है, उसका भी काम यहाँ पर चल रहा है कि उसमें भी हमने UG पाठ्यक्रम वहाँ पर शुरू हो गया है और जल्द ही उसका काम एक 10-20% काम बाकी है। जल्द ही उसका काम पूरा करके वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी लोगों को सेवा देने में वहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक जो प्राकृतिक चिकित्सा के 3 केंद्रीय बड़े संस्थान भी खोलने का निर्णय और उसका काम भी मुझे टेंडरिंग भी हो गया है कि ये जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो है वो एक उड़ीसा में भुवनेश्वर में बनने जा रहा है, रायपुर है जो छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ऐसे ये 3 जगह पे ये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बन रहे हैं। हम स्वच्छता अभियान में भी हमारा मंत्रालय बहुत सारी अच्छा काम कर रहा है। स्वच्छता ही सेवा ये 2024 में सक्रिय भागीदारी हमारे मंत्रालय ने निभाई है। अभियान को हमने 3 स्तंभों के अंतर्गत कुल 521 कार्यक्रम हमने बनाए गए थे, जिसमें स्वच्छता में जन भागीदारी के 243 थे, स्वच्छता लक्ष्य इकाई के 93 थे, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के 185 थे। ऐसे जो भी हमने 100 दिन का कार्यक्रम हमने तय किया था उसको हमने लगभग पूरा किया। उससे भी ज़्यादा काम करने का हमने क्या कि अभी हमने इसमें ये भी नहीं बताया कि जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था, तो उस दिशा में भी हमारे मंत्रालय ने भी ये बारी से भी आयुष के नए कॉलेजेस को भी हमने मान्यता दी है। डॉक्टर UG की भी सीटें बढ़ाई है, PG की भी सीटें हमने बढ़ा के दी है। तो निश्चित रूप से एक 100 दिन का प्रोग्राम
अच्छी तरह से हमने पूरा करने की कोशिश की और ये आप लोगों के माध्यम से सभी तक हमारे मंत्रालय का एक काम जाना चाहिए। इसी माध्यम से आप लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था। अब इसके बाद में हमारा जो एक दूसरा ये था कि ये साल हम 9वां आयुर्वेदिक दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके पहले आयुर्वेदिक दिन मनाया नहीं जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद में कि हमारे देश में एक आयुर्वेदिक दिन भी होना चाहिए कि जो दिन के माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार भी होगा और लोगों को आयुर्वेद का महत्व भी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 29 अक्टूबर 2024 को हम ये 9वां आयुर्वेदिक दिन मना रहे हैं और इसका जो विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार, ये थीम लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय की इसमें जो पहल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर लाने और इसे आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार ढालने के लिए कार्य भी हम इस माध्यम से करने वाले हैं। आयुर्वेदिक की वैश्विक प्रतिष्ठा जो है उसको बढ़ाने के लिए, ये चिकित्सा प्रणाली का भी प्रचार करने के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा आयुर्वेद को बनाने के लिए भी, और रोगों का जो बीमारियां आती है तो वो रोगों की रोकथाम और उपचार में सहायता करने के लिए भी ये हमारा आयुष विभाग निश्चित रूप से उस दिन से हम काम शुरू करने वाले हैं। जन भागीदारी और लक्ष्य, इस वर्ष 150 से अधिक देशों में 25 करोड़ हिट वोट प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आयुर्वेद के प्रति वैश्विक जागरूकता को निश्चित रूप से दर्शाता है। आयुर्वेद दिवस का उत्सव जन भागीदारी, जन संदेश और जन आंदोलन के रूप में हमें हमारे इसमें लोगों के सामने लाना है। केंद्र सरकार के 22 मंत्रालय की भी भागीदारी इसमें रहने वाली है। जनता की डिजिटल भागीदारी के लिए भी माइक्रोसाइट, आई सपोर्ट आयुर्वेद पहल को भी हमने इसमें शामिल किया है। विगत लगभग 16 करोड़ हिट पहले इसे मिल चुके हैं 105 देशों में से। इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य है कि 150 देशों तक हम जाए और 25 करोड़ से अधिक हिट वोट हमें प्राप्त करना है। समारोह और आयोजन 1 महीने तक चलने वाले हैं। इस समारोह में प्रदर्शनियाँ, चिकित्सा शिविर, आयुर्वेद प्रश्नोत्तरी, हर्बल उद्यान और वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी और देश का प्रकृति परीक्षण अभियान भी इसी में शामिल है। वैज्ञानिक और नवाचार जो कार्यक्रम है कि आयुर्वेद में स्टार्टअप और जो नवाचार वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देना है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसमें होंगे। इसमें 30,000 से अधिक हितधारकों की भी भागीदारी होगी। सम्मान और पुरस्कार के बारे में हमने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के तहत 3 प्रमुख हस्तियों को भी सम्मानित हम करने वाले हैं। उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें धन्वंतरी प्रतिमा और नगद पुरस्कार भी शामिल रहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न अनुसंधान और नवाचार परियोजना पर भी काम कर रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की मान्यता को विभिन्न देशों में भी हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ भी हमारी साझेदारी है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 9वां आयुर्वेद मनाने के लिए नोडल संस्थान के रूप में भी नामित किया गया। इसमें हम सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अब सभी मीडिया का हमें समर्थन चाहिए। मीडिया की भूमिका भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निश्चित रूप से आप लोग हर हमारे जो मुहिम चलती है, जो हमारे काम करते हैं, तो आपका योगदान, आपका सहकार्य मिलते ही रहता है।
तो इसमें भी आपका समर्थन आप लोगों से मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ मेरे 2 शब्द मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। सवाल है, एक तो 180 देश में कितने आपके अचीवमेंट में कितनी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल की अप्रूवल मिली? तो आप सुन रहे थे केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव को, जिन्होंने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के जो 100 दिन थे उसमें जो लक्ष्य रखा गया था उसको पूरा किया गया और कई उपलब्धियां इस दौरान अर्जित की गई हैं। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो कि दूसरा होगा उसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 6 और उत्कृष्टता केंद्र जो हैं वो खोले जाएंगे। योग और चिकित्सा केंद्र खोलने की बात कही और साथ ही कहा कि जो नोवा आयुर्वेद दिवस है जो कि आगामी 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इस दिन भी बड़ी संख्या में देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके चलते लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि जब होम्योपैथी की बात की जाती है, यूनानी की बात की जाती है और केंद्रीय आयुष मंत्रालय जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है मोदी सरकार के उस वक्तव्य को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर घर आयुर्वेद पहुंचना चाहिए। और खासतौर से उन्होंने जिक्र किया कि कोविड के बाद किस तरीके से आयुर्वेद का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा मिला है, बल मिला है और प्रयास लगातार यही जारी हैं कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ प्रकृति परीक्षण इसका उन्होंने जिक्र किया, जिसके तहत करीब 5 करोड़ लोग जो हैं उनको इसके दायरे में लाया जाएगा। यानी अपने स्तर पर एक बड़ी पहल जो कि सार्थक होती नजर आ रही है मोदी 3.0 के इन शुरुआती 100 दिनों के अंदर भी। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी दूसरे चुनाव के लिए मतदान जारी है। छात्र वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ कॉलेज में सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र वोट करने पहुंचे, कुछ में 11 बजे के बाद चुनाव पीक पर पहुंचा। मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्र संगठन और कार्यकर्ता समर्थक छात्रों को बैलेट नंबर बताकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह की पाली वाले कॉलेज में दोपहर 1 बजे तक मतदान की व्यवस्था है, जबकि शाम की शिफ्ट वाले यानी पाली वाले कॉलेजों में दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही मतदान होगा। 1 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा समर्पित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय छात्र संगठन के बीच है। पूर्व शेड्यूल के अनुसार मतगणना 28 सितंबर को होनी थी। ऐसे में अभी मतगणना को लेकर संशय बना हुआ है। दूसरों के दंगल में इस बार चारों पदों के लिए 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता गौरव जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर देखा जाए क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पारा है चढ़ता नज़र आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब ये चुनाव होता है, और इसमें हालांकि जो मतगणना है उसको लेकर ज़रूर संशय है, लेकिन किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल मुकुल, बहुत ही दिलचस्प चुनाव है और साफ तौर पर चुनाव जो है वो अगर हम कहें पहली पाली की जो हम बात कर रहे थे 8:30 बजे से 1 बजे, यानी कि हम हिंदू कॉलेज में इस वक्त हैं और यहाँ पर वो चुनाव अब संपन्न हो चुका है। ऐसे में 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं इसके जिस पर ये चुनाव हो रहा है अलग अलग, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से आपकी बात करा देते हैं और ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि अब की बार का ये जो चुनाव है बाकी चुनाव से कैसे ज़्यादा अहम है और अब की बार क्या बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम कुछ छात्रों से बात करते हैं। ये हमारे साथ सेकेंड ईयर के छात्र हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से अब की बार का जो चुनाव है वो बीते चुनाव से अलग है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से अब की बार ये जो चुनाव है वो क्योंकि हमने देखा कि संपन्न हो गया 1 बजे के बाद से, तो अब आगे क्या होने वाला है इसमें?
हमारा जो हिंदू कॉलेज का पार्लियामेंट है वो भारत के पार्लियामेंट से पुराना है। हमारा पार्लियामेंट में महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है। तो ये हमारे सारे हिंदुआइट्स के लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है कि हम ऐसे पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। और सारे बच्चे जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, वो हिंदू कॉलेज के MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो मिलकर प्राइम मिनिस्टर से लिख करते हैं, जिसके अराउंड में कैबिनेट बनती है। तो ये एक बेसिक सा सिस्टम है और मैं सारे बच्चों का शुक्र, ये सिर्फ हिंदू कॉलेज में है ये। और जो मतलब बात होती है बाकी कॉलेजेस की, तो वहाँ पे DU के सारे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, ना कि पार्लियामेंट। सिर्फ ये चीज़ यूनिक चीज़ हिंदू कॉलेज में ही होती है और ये सारे हिंदुआइट्स के लिए बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा मैं सारे बच्चों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज बहुत बड़ी संख्या में आके यहाँ पे मतदान किया और अपने पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव करने की कोशिश की है। जैसे कि आगे के प्रोसीजर की बात में बता दें तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि आप आज काउंटिंग नहीं की जाएगी ड्यू टू कि वो कुछ बैनर्स पोस्टर जो कैंपस में लगे हुए हैं, जब तक वो हट नहीं जाते तब तक डूसू और कॉलेज इलेक्शंस के जो मतगणना है वो नहीं होगी, जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसकी वजह से आज मतगणना को रोक दी गई है। तो इसके अलावा जो आज बैलेट्स पेपर हैं, जो PM इलेक्शन और CC के इलेक्शन, CC यानी कि सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, 3 अलग-अलग क्राइटेरिया है जो वोट अब की बार आपने डाला है। कुछ EVM के जरिए डले हैं, कुछ यहाँ पर बैलेट पेपर्स के जरिए। तो वो जरा दर्शकों को बताइए कैसे पड़ेगा। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ जो कि डूसू होते हैं, डूसू के चुनाव EVMs पे होते हैं। डूसू में 4 पद होते हैं, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनके वोट्स EVM में पड़े हैं। उसके अलावा जो कॉलेज इलेक्शंस हैं, जो कि PM और सेंट्रल काउंसिलर CC के इलेक्शंस हैं, इनमें बैलेट पेपर्स में मतदान हुए हैं। तो जो बैलेट पेपर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखा जाएगा तब तक जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती है, CCTV की निगरानी में रखा जाएगा। बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा कि जो छात्र हैं वो तो बता ही रहे हैं कि किस तरह की प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए जो 21 उम्मीदवार हैं इन 4 मुख्य पदों के लिए जो कि अपनी दावेदारी जता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ABVP की बात की जाए जो कि BJP समर्थित है, और इसके साथ साथ SUI की बात की जाए जो कि कांग्रेस के लिए समर्थित नजर आता है, इन दोनों की अगर बात की जाए तो किस तरीके की प्रतिद्वंद्विता जो है या जो बीच की एक चुनावी जंग है वो नजर आ रही है अलग अलग कॉलेजेस में? बिल्कुल, अब की बार ये कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है ABVP और NSUI के बीच में। तो ऐसे में इन्हीं से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत नज़दीकी तौर पर इस पूरे इलेक्शन को देखा है। तो ऐसे में आप ही बताइए कि अब की बार क्या है जो कड़ा मुकाबला नज़र आ रहा है ABVP और NSUI के बीच में, तो क्या आपकी बार के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी बार सबसे ज़्यादा प्रभावी रहे? जैसे जो मुद्दे की बात की जाए तो हर बार जो DU में लड़ाई होती है ABVP और NSUI के बीच ही होती है। लास्ट ईयर जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट है वो NSUI जीती थी और बाकी तीनों पद पे ABVP आई थी। इस बार के जो मुद्दे हैं वो बेसिक स्टूडेंट्स के मन में एक यूनियन के प्रति आप बोल सकते हो गुस्सा भी है, क्योंकि वो यूनियन जो काम करते हैं सेलेक्ट तो हो जाते हैं बट वो पूरे साल यूनियन दिखती नहीं थी, DU की जो यूनियन है, डूसू की यूनियन। तो इस बार ये बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा मतलब एक गुस्सा भी है, तो बदलाव की उम्मीद है। लेकिन पिछले दिनों में जो राम मंदिर में 501 छात्रों को यात्रा करवाई गई ABVP के द्वारा, तो और उसके अलावा जो बसेस चलाए गए, स्पेशल बसेस चलाई गई विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से सारे कॉलेजेस के और कमला नगर तक बच्चों को छोड़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों थोड़ा सा एक इम्पैक्ट लाने की कोशिश की गई ABVP के द्वारा। तो मुकाबला कड़ा है और सबसे जो रोमांचक मुकाबला है वो काफी रोमांचक मुकाबला जो है। इसमें ये भी है कि ये तो छात्र हैं जो यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ नए छात्र भी जो आपकी बार पहली बार यहाँ पर एज अ वोटर वो आपकी बार यहाँ पर उन्होंने वोट किया है। आइए उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम वोट किया, क्या मन में आपके था, क्या कुछ आपको नजर आया यहाँ पर, और क्या फैसिलिटी और किस तरह? जी बिल्कुल गौरव, लगातार जो छात्र हैं अपनी जो प्रतिक्रिया हैं वो दे रहे हैं, उसके बारे में आगे भी आपसे लगातार हम जानकारी लेंगे, क्योंकि पहली पाली का जो मतदान है वो लगभग अब संपन्न होने के कगार पर, और उसके साथ साथ करीब 3 बजे के बाद से जो दूसरी पारी का मतदान है वो शुरू हो जाएगा, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से अगर बात की जाए, आपको बता दें दिल्ली के सदर बाजार इलाके के ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए टल चुकी है। मूर्ति लगाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाली शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने कल इसको लेकर माफीनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा था कि कमेटी ने अपनी याचिका में सिंगल जज को लेकर जो टिप्पणी की है वो बेहद आपत्तिजनक है। कोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उन्हें सांप्रदायिक राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नेम प्लेट का मामला कोई नया नहीं है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उच्च न्यायालय पहले ही आदेश पारित कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वे इस फैसले को लागू करवाएं। इस विषय में बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और इस विषय पर अपनी बात रखी है, और आज पुनः आप लोग इस बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये विषय आज का नहीं है। ये विषय
जो है वो 2013 से चला हुआ है। 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपल कमिटीज़ में बननी चाहिए। और 2016 में 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस एक्ट को बनाया गया, जिसमें टाउन वेंडिंग कमिटीज़ बनाने का निर्णय सरकार ने 2016 में लिया था। वहीं बिहार के छात्रों को पश्चिम बंगाल में पीटने की घटना का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में जदयू नेता नीरज कुमार ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को जानकारी मिली, पुलिस मुख्यालय के तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि देश सबका है और सबको देश के किसी भी कोने में काम करने का अधिकार है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को बिहार में भी नौकरी करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग भाषाई या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के राज्य सरकार को इस बात की जानकारी मिली, त्वरित राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और उसके आधार पर कार्रवाई की मीडिया द्वारा सूचना मिली है। तो भाई देश सबका है। अगर जम्मू कश्मीर में भी हमको नौकरी करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बिहार में नौकरी करने का अधिकार है। यही पटना में गुजरात कॉलोनी है, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहीं पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूँ, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको गैर संचारी बीमारी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके तहत डॉक्टर्स को भी प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया है। आमतौर पर लीवर की बीमारी को शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस समय नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सबसे बड़ी समस्या बन गया है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश हाई रिस्क फैटी लीवर मरीजों को इस बीमारी को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। साथ ही सभी राज्यों में भी इन दिशा निर्देशों को लागू करने का आग्रह किया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जो लोग शराब नहीं पीते वो भी फैटी लीवर से ग्रसित हैं। देश में 9 से 32% लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से ग्रसित हैं। We have come out with the revised guidelines, operational guidelines, also a training module for the medical officers at the primary health center level, and ASHA workers and community health officer, ANMs, etc. at the Ayushman Arogya Mandir sub-center level, so that they can identify any FLD and bring those people to the PSC so that further treatment can happen. Of course, it is a question of lifestyle also, that if we have a good lifestyle, control of food and others, then we can control any FLD. So, and that actually is a part of Mission Life, which was launched by the Prime Minister. So in the overall context, I think this is a very important step. आज की दिनचर्या में फैटी लीवर एक आम और गंभीर समस्या बनती जा रही है और ये सबसे चिंता की बात भी है कि जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं वो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं। फैटी लीवर से कैसे बचें, इस पर लीवर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस.के. सरीन। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पर एक गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जो शराब पीते हैं उनको ही फैटी लीवर होता है, लेकिन स्टडी ये बता रहा है कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनका भी फैटी लीवर होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सरीन हैं, जो सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं। तो डॉक्टर सरीन बताइए कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो शराब पीते नहीं तो मेरा फैटी लीवर कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। लिवर में फैट आने के दो ही कारण हैं, एक अल्कोहल और दूसरा फैट। तो लोग ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही लोग हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं तो साधु संत हूँ और फिर भी मेरा जो लिवर बिगड़ गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि भारत में आज की तारीख में जो अगर सपोज करिए 100 आदमी लें लिवर कैंसर के, मतलब 100 जनों को लिवर कैंसर हुआ, तो ये पता लगाएं कि वो क्यों हुआ। तो 30 से 40% लिवर कैंसर आज की तारीख में फैटी लिवर डिजीज़ के कारण है।
और डायबिटीज़ के संख्या जो है, जो 100 में से अगर देखें तो 30 लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ थी। लोग जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से बचे कैसे, आखिर उसका क्या उपाय है? ये फैटी लिवर से बचना, पहले तो जिन लोगों को है, भारत में लगभग 30% लोगों को फैटी लिवर के करीब है, मतलब 1 in 3 है। तो पहले तो उनको कि जिनको है उनको रिग्रेस करना है। जिनको अपना फैटी लिवर घटाना है, एक तो वजन का फार्मूला और दूसरा खाने में 60% अनकुक्ड फूड रखें। अनकुक्ड का मतलब ज़्यादा फ्रूट्स जिनमें शुगर हो वो भी ना रखें। एक सवाल सर कि कॉफ़ी पिए या चाय, ये एक बड़ा सवाल है। लोग क्या सोचते हैं, ये भी आप बताएं कि क्या कॉफ़ी फायदेमंद है, फैटी लिवर को कम करता है या फिर चाय? साइंस कहती है कि अगर आप कॉफ़ी लें तो उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे थायोल्स हैं या फॉस्फोडाइल ईस्टरेजेस हैं, कुछ सारे ऐसे एंजाइम्स कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है जो लिवर से फैट को सिक्रीट करा देती है। और कॉफ़ी के लेने से थोड़ा सा लिवर का फैट कम हो, लिवर में स्कारिंग, फाइब्रोसिस कम हो और कैंसर भी कम हो जाता है। ये मेरा कहा नहीं, दुनिया की बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं। तो अपने लिवर को हेल्दी रखें, इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो बेहद ज़रूरी इस गंभीर बीमारी के प्रति भी जागरूकता जो है वो हर जो आम लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां भारत के कार्यबल में महिलाओं की भूमिका को एक नया आकार दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने इसे भारत के श्रम बल में होने वाली एक मौन क्रांति यानी साइलेंट रिवॉल्यूशन बताया है। भारत का कार्यबल अब वह देख रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उठा रही हैं और पहले से कहीं ज्यादा बाधाओं को तोड़ रही हैं। मांडविया ने कहा कि भारत महिलाओं की अगुवाई में आर्थिक क्रांति की ओर बड़े सलीके से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि हुई है। ये न केवल 7 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया ने बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलाव लाए हैं, जिससे हम महिलाओं को भारत के विकास में चालक के रूप में देख पा रहे हैं। और आइए अब मिड डे प्राइम में देखते हैं खेल की खबरें, और इसके लिए आइए सीधा रुख लेते हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। और शुरुआत करते हैं हम कानपुर टेस्ट के साथ। तो भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से कानपुर में शुरू हुआ। रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 83 रन बना लिए थे। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने शुरुआती सफलता दिलाई। आकाशदीप ने पहले जाकिर हसन को और फिर शादमान इस्लाम को आउट किया। इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश के चलते मैच को रोकना भी पड़ा और मैच दोबारा शुरू होने के बाद अश्विन ने भारत को तीसरी सफलता दिलाई। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारतीय अंडर 19 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया पर 7 रन से जीत दर्ज की और इस सीरीज को 3-0 से जीता। भारत की युवा टीम ने पहले वनडे में 7 विकेट से और दूसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। प्रसार भारती और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी अम्यूजी स्पोर्ट्स के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों मिलकर देश में ई स्पोर्ट्स के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस साझेदारी के चलते अम्यूजी स्पोर्ट्स की तकनीक को प्रसार भारती की वृहद पहुंच का लाभ मिलेगा। ई स्पोर्ट्स एथलीट्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो लोग अपने जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकें, क्योंकि ये आज के दिन में ओलंपिक स्पोर्ट बनने चला है। तो ये प्रसार भारती का एक एंडेवर है कि वो इसको और ज़्यादा हाईलाइट करे। तो हम लोग भी इस ड्रीम जो है, आइडियल जो है, इनके साथ जुड़े एंड ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग की तरफ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग जितने डीप जा सकें एंड वी कैन फैसिलिटेट the tournaments to be played, the tournaments to be highlighted and दूरदर्शन से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता इंडिया में शोकेस करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग शोकेस करेंगे ये सब। खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल के पास।
शुक्रिया सुचित्रा। और आइए अब मिड डे प्राइम में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक जगत की खबरों की। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें सत्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। स्टारमर ने कहा कि परिषद को ज़्यादा प्रतिनिधि और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, जिससे ये कमज़ोर और ज़रूरतमंद देशों की आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सके। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस, चिली, अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों ने भी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। We have to return politics to public service. Show that politics can be a force for good. Make no mistake, that is the great test of politics in this era. The fight for trust is the battle that defines our age. It is why we've campaigned so hard on demonstrating we are fit for public service. Service is the precondition for hope. Respect, the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. तो हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से भारत की साख बढ़ती नजर आ रही है, उसी तरीके से यूएनएससी में भी कहीं ना कहीं जो भारत की साख है वो लगातार देखने को मिल रही है। कैसे उसमें इजाफा हो रहा है, जो अलग अलग देश हैं वो भारत की सदस्यता के लिए समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो प्राइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।